सीएम योगी का सख्त संदेश, अपराधियों में होगा खौफ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, 2027 चुनाव की तैयारी शुरू। आमने सामने बीजेपी वर्सेस सपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बारे में बताऊंगी। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस सख्त आदेश से जिसमें उन्होंने साफ कहा कि खौफ अपराधियों में होना चाहिए, जनता में नहीं। इसके लिए उन्होंने कई जिलों के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर प्रशासन को भी सख्त संदेश दे दिया है। इसके बाद बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के उस बयान की जिसने सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने एक बार फिर सीएम योगी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा चुका है। अब रुख करेंगे 2027 के चुनावी मैदान की ओर, जहां सियासी दल अभी से अपनी रणनीति में जुट चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ओबीसी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, जो चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाते हुए यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर डिजिटल आर्मी तैयार करने की रणनीति बनाई है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से समझते हैं कि यूपी की राजनीति में आखिर क्या कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों कई स्तरों पर एक साथ सक्रिय और तेज होती नजर आ रही है, जहां प्रशासनिक शक्ति, धार्मिक बयानबाजी, सामाजिक समीकरण और डिजिटल रणनीति, इन सभी मोर्चों पर एक साथ हलचल देखने को मिल रही है। हाल के कुछ मामले ये मैसेज दे रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी अपनी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग तरीकों से अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट चुके हैं, जिससे प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए रामपुर और प्रयागराज समेत 10 जिलों के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। ये कदम आम प्रशासनिक प्रक्रिया से कई ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और शासन की स्थिति का आकलन करने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में हाल के दिनों में हुई घटनाओं और प्रशासनिक कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए ये रिपोर्ट मांगी गई है। इससे ये साफ होता है कि सरकार जमीनी स्तर पर निगरानी को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें आगे भी कहा है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का संदेश साफ है कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था को लेकर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में ये खास कदम माना जा रहा है। इससे ये भी मैसेज मिलता है कि सरकार चुनाव से पहले शासन व्यवस्था को लेकर किसी तरह की कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार समीक्षा और रिपोर्टिंग के जरिए एक ऐसा सिस्टम विकसित करने की कोशिश हो रही है जिसमें हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। लेकिन इसी बीच प्रदेश की राजनीति में धार्मिक मुद्दों को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े एक बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है अविमुक्तेश्वरानंद ने। बात यह है कि ये जो सरकार है, अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये गौ ब्राह्मण और गौ ब्राह्मणों पर लक्षित पूरे सनातनी समाज के विरुद्ध है। ये हमारे बीच में आकर के हमारा ही वेश धारण करके हम ही को नष्ट करने के लिए कार्य करने वाली सरकार है। इसलिए हर हिंदू को सावधान हो जाने की जरूरत है इनसे। ये कालनेमी है, रूप हमारा धारण करते हैं, बातें हमारी करते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो सब कुछ हमारे विरुद्ध कर रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, क्योंकि धार्मिक मुद्दों का राजनीति में प्रभाव हमेशा रहा है।
लेकिन इस तरह के बयान चुनावी माहौल में और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। विपक्ष जो लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के हर बयान पर उनके साथ नजर आ रहा है, इस मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे में वो इस मुद्दे को भी सरकार पर हमला करने को लेकर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने इसे अपनी छवि और कार्यशैली से जोड़कर जवाब दिया। इस पूरे विवाद ने यह दिखा दिया कि आने वाले समय में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी राजनीतिक बहस का केंद्र होंगे। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश को तेज कर दिया है। हाल ही में उन्होंने 18 मार्च को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के साथ एक बैठक कर नई रणनीति की शुरुआत की। इस बैठक का मकसद पार्टी की डिजिटल आर्मी तैयार करना था। आज के दौर में सोशल मीडिया राजनीति का एक खास हथियार बन चुका है और इसे देखते हुए ये कदम बेहद खास माना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाना, अपनी बात को तेजी से फैलाना और जनमत को प्रभावित करना, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये रणनीति अपनाई गई है। इसके साथ ही ये भी साफ है कि आने वाले चुनाव में केवल रैलियों और जनसभाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी मजबूत उपस्थिति रखनी होगी। समाजवादी पार्टी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और ये कदम उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को लेकर धार देने में जुटी हुई है। पार्टी ने 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है। खास तौर पर ओबीसी वर्ग को लेकर पार्टी की एक्टिवनेस बढ़ चुकी है। साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये मैसेज देना साफ हो गया है कि पार्टी इस वर्ग को साधने के लिए गंभीर हो चुकी है। आपको बता दें कि ओबीसी राजनीति उत्तर प्रदेश में हमेशा से खास रही है। ऐसे में इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत खास हो जाता है। बीजेपी इस दिशा में लगातार काम कर रही है और अलग अलग योजनाओं के साथ साथ नेतृत्व के जरिए भी इस वर्ग को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। ये रणनीति केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाने की दिशा में भी एक खास प्रयास माना जा रहा है। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े ट्रेंड उभर कर सामने आते हैं। पहला, प्रशासनिक स्तर पर सख्ती और जवाबदेही को बढ़ाया जा रहा है, जिससे शासन की पकड़ मजबूत हो सके। दूसरा, धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस भी लगातार बढ़ती जा रही है और सभी दल इसे गंभीरता से भी ले रहे हैं। चौथा, सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इन ट्रेंड से ये भी क्लियर होता है कि अब राजनीति केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं, ये बहुआयामी हो चुकी है, जिसमें प्रशासन आज समाज, धर्म, तकनीक और संचार सभी को एक साथ लेकर चलने में विश्वास कर रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इन सभी पहलुओं पर काम कर रही है ताकि चुनावी मैदान में बढ़त हासिल हो सके। इसके साथ ही अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो कानून व्यवस्था और विकास दोनों मोर्चों पर काफी मजबूत है। प्रशासनिक शक्ति और अधिकारियों से जवाबदेही तय करना इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है और जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है। इसके साथ ही ये भी खास ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में यहाँ होने वाले हर छोटी बड़ी घटना को काफी गंभीरता से देखा जाता है। 2027 का चुनाव भले ही अभी कुछ दूर हो, लेकिन उसकी तैयारियां जिस तरीके से शुरू हो चुकी हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि आने वाला समय और भी ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम सोच समझकर और रणनीतिक तरीके से उठाया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं और कोई भी पीछे हटने को अब तैयार नहीं है।
यानी कि आने वाले समय में ये सियासी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा और इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीति और जनता दोनों पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।